देखो भाई, आज हम यो एक टॉपिक करने वाले हैं अध्यापक का विकास। ठीक है, अध्यापक विकास में हम तीन चीज़ देखेंगे भी। के तो इसका इंट्रोडक्शन है, फिर के उसके अध्यापक के विकास के क्या उद्देश्य हैं, और अध्यापक विकास की क्या आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और भी अध्यापक होने के नाते उसके व्यक्तिगत गुण क्या होने चाहिए, और उसके संवर्तिक विकास जो भी उसका काम हो उसमें किस तरह से हम विकास कर सकें। देखो, पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन देखो क्या है, बस सुन लियो। ठीक है, बेशक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलने लग रही हूँ। पहले काफ़ी लोगों की यह धारणा थी कि अध्यापक जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। इस धारणा का कुछ तो औचित्य है, मतलब कुछ तो यह धारणा ठीक है, लेकिन धारा प्रवाहिता और वाक्पटुता की प्रतिभा से संपन्न कोई भी व्यक्ति बहुत कुछ विश्वास और अनुनय के साथ अपने श्रोताओं के लिए किसी भी सामग्री का वाचन, स्पष्टीकरण और व्याख्या कर सकता है। पहले के समय में अनेक क्षेत्रों में अपने आप को सुविज्ञ और विद्वान दिखाना अपेक्षाकृत सरल था, किंतु आजकल स्थिति एकदम बदल गई है। क्योंकि सिर्फ मात्र वाक पटुता यानी कि बोलने का जो अच्छा एक ढंग उसको बोलते हैं, मात्र वाक पटुता और स्पष्टीकरण योग्यता किसी को प्रभावी अध्यापक नहीं बना देता। पहले कुछ दशकों की तुलना में आज अध्यापक से कई अधिक अपेक्षा की जाती हैं। ठीक है, मतलब जस्ट वाकपटु, जिसके पास भाई वाकपटुता और कॉन्फिडेंस है वही टीचर नहीं है, उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात बता रखी इन 4-5 लाइनों में। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को जानने के अतिरिक्त उसे बाल समृद्धि और विकास के आधारभूत सिद्धांतों की और उन प्रक्रियाओं को समझ होनी चाहिए जिसके द्वारा बालक सीखता है। ठीक है, उसमें इस ढंग से विषय वस्तु को आयोजन एवं प्रस्तुतिकरण की एक ऐसी योग्यता होनी चाहिए जो विद्यार्थियों की रुचि, प्रयोजन बोध, चिंतन प्रक्रियाओं को जागृत कर सके। उसे ज्ञान प्रस्तुतिकरण की ऐसी विधियों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जो उसके विद्यार्थियों में जीवंत सहयोग, विवेकपूर्ण समझ उद्बुद्ध कर सके, यानी कि पैदा कर सके। उसे अपने विद्यार्थियों की सार्थक रुचियों के विकास, उनका मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों में भागीदारी और दायित्व वहन के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यानी कि एक टीचर को ना खुद अपना मतलब दायित्व लेना चाहिए, और जो उसके बच्चे हैं उनका भी किस प्रकार की उनकी रुचि है, किस प्रकार का उनके मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप करने चाहिए, यानी कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करवानी चाहिए। और उसका भी चिंतन प्रक्रियाओं को जागृत कर सके, यानी कि थिंकिंग स्किल है बच्चों की उसको डेवलप कर सके। जो भी विद्यार्थी है उसकी स्टडी में रुचि यानी कि इंटरेस्ट क्रिएट कर सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इन सब कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ होती है, एटीट्यूड स्वतः या सरलता से नहीं आ पाती हैं। यथेष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना वह किसी अध्यापक से अपेक्षित सभी कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न नहीं कर सकते। यानी कि ट्रेनिंग के बिना कोई भी अध्यापक है अपने जो काम उसने करने हैं एज ए टीचर वो अच्छे से नहीं कर सकता। अतः अध्यापक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को पेशे में आने से पहले ही नहीं अपितु अध्यापक के रूप में भी अपने संपूर्ण कार्यकाल में कठोर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यानी कि जरूरी नहीं जब टीचर बनता पहले हमेशा ट्रेनिंग लिया, टीचर बनने के बाद भी उसको ट्रेनिंग लेते रहना चाहिए कि भी अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं भी इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे शिक्षक के विकास के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप योग्य हो जाएंगे। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता यानी कि ट्रेनिंग की अनिवार्यता के प्रमुख कारण बता सकेंगे भी क्यों जरूरी है ट्रेनिंग। प्रभावी एक कार्य अध्यापक बनने के लिए अपेक्षित व्यक्तिगत गुण और समर्थित दक्षता हो न छोड़ो। अध्यापक विकास की क्या आवश्यकता है। देखो, किसी भी राष्ट्र में अध्यापक ना निर्णायक स्थिति में होते हैं क्योंकि वे ही भावी नागरिकों का निर्माण करते हैं। तो वे निर्णायक स्थिति है क्योंकि वही तो निर्णय करते हैं भविष्य कैसा होगा। अध्यापक निर्णायक स्थिति में तो होंगे क्योंकि वही निर्णय करते हैं भविष्य कैसा होगा, क्योंकि कल के भविष्य यानी कि आज के बच्चों को वही तो बनाते हैं। यद्यपि राष्ट्र की गुणवत्ता बहुत हद तक विद्यालयों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी विद्यालयों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता अध्यापकों के हाथों में होती है। यदि अध्यापक उस कार्य के लिए प्रशिक्षित है यानी कि ट्रेंड है तो जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है, तो स्वयं को सौंपे गए विद्यार्थियों को शिक्षित करने की स्थिति में बहुत यानी कि अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर पाएगा यदि वो ट्रेंड है तो। पहले के अनेक परंपरागत समाजों में औपचारिक शिक्षा के रूप में शायद ही कुछ पढ़ाया जाता था। यदि शिक्षा थी भी तो वह सहजीवी प्रक्रिया के रूप में विद्यमान थी। लड़का अपने पिता के साथ रहते रहते उसे ज्ञान और कौशल ग्रहण कर लेता था। इसी प्रकार लड़कियां भी अपनी माताओं से भोजन पकाने, बच्चे पालने जैसे कौशल सीख लेती थी। बाद में परंपरागत समाज में जब शिक्षा की आवश्यकता की अपेक्षा
एक उपलब्धि माना जाने लगा। यानी कि बाद के समय में जो समाज में जो हमारी एजुकेशन है उसको शिक्षा को आवश्यकता की अपेक्षा, यानी कि शिक्षा की ज़रूरत है उसकी अपेक्षा जब उसे एक अचीवमेंट माना जाने लगा ना, तब अध्यापन आनुवंशिक बन गया। ठीक है, यानी कि आनुवंशिक का मतलब जैसे बेटा शिक्षक है तो उसका बेटा भी शिक्षक है, उसका बेटा भी। पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों ने अध्यापन कार्य अपना लिया। पारंपरिक रूप से जो ब्राह्मण थे ना वो टीच करते थे, जैसे ब्राह्मण का बेटा भी अध्यापक है, उसका बेटा भी अध्यापक। तो ये क्या आनुवंशिक बन गई थी, यानी कि अध्यापक एक आनुवंशिक प्रोफेशन बन गया था उस टाइम पे। तथापि अध्यापन की तब ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं थी जैसे कि आज है, और शिक्षण कार्य भी उतना जटिल नहीं था जितना कि आज दिखाई देता है। शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित रही और लगभग एकल आधार पर क्रियान्वित रही, यानी कि एक ही आधार माना जाता था, समूह में नहीं, यानी कि एक आधे थोड़े व्यक्तियों को दी जाती थी। समय के साथ साथ भारत में गुरुकुल और नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालय के रूप में तथा विश्व के अन्य भागों में औपचारिक शिक्षा पद्धति का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो हमारे नालंदा हैं और तक्षशिला ये महात्मा बुद्ध के समय पे बनाए गए थे, और इनका धीरे धीरे ये आए, फिर यूनिवर्सिटी आए, फिर तो वहाँ पर सब पढ़ेंगे। अब तक तो जब ब्राह्मण टीचर होते थे तो कुछ ही लोग ही टीच करते थे और कुछ ही सीखते थे, जो ऊंचे तबके के लोग थे वही सीखते थे। 19वीं शताब्दी के अधिकांश भागों में, 19वीं शताब्दी का मतलब 1800 समथिंग, 19वीं शताब्दी के अधिकांश भागों में शिक्षा के क्षेत्र एक प्रकार से सीमित ही था। परवर्ती काल की तुलना में अध्यापक की भूमिका अपेक्षाकृत सरल थी। अधिकांश लोगों के लिए आधारभूत साक्षरता और गणन कौशल 19वीं शताब्दी की शिक्षा के प्राथमिक ध्येय थे, और पाठ्यचर्या में पढ़ना लिखना गणित इन 3 बुनियादी कौशलों का विशेष महत्व था। अधिसंख्य लोगों के लिए विद्यालय अध्ययन जरूरी नहीं था, ये जो बहुत सारे आदमी उनके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं थी, तथा जो करते भी थे वो बहुत थोड़े समय तक ही करते थे। अध्यापकों के लिए संवृत्तिक प्रशिक्षण, यानी कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, को महत्वपूर्ण या आवश्यक नहीं माना जाता था। यानी कि संवृत्तिक का मतलब जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए जो ट्रेनिंग देते हैं उसको जरूर नहीं माना जाता था, और न इसे जीविका प्राप्ति की अपेक्षा की जाती थी कि भी कल को भी टीचर की ट्रेनिंग लेकर कल न जो कुछ कमा दमा मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं की जाती थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी कि 1900 समथिंग की बात आ गई, 1901 जब, यानी कि जब अपने अंग्रेज जब हमारे आंदोलन शुरू हो गए थे 1905 के आसपास। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शिक्षा और उसके उद्देश्य के विस्तार में आकस्मिक तेजी आई शिक्षा, और इसके साथ ही अध्यापकों की भूमिकाओं का क्षेत्र भी बढ़ गया। शिक्षा के ध्येय भी आधारभूत शिक्षा का ध्येय, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य भी आधारभूत साक्षरता और गणन कौशल के सीमित प्रयोजनों से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य था ना वो सिर्फ गणन कौशल यानी कि जोड़ जमा घटा तक सीमित नहीं था, वो धीरे धीरे उस तक कुछ आगे बढ़ने लग गया। गणन कौशल का मतलब हो गया जो करके भी अपना जुगाड़ सा देख ले के भी गुणा जमा घटा भाग आ जा, अपना थोड़ा बहुत हिसाब किताब आ जा, कल ना खा कमा ले भी किसी। उनने स्वास्थ्य आधारभूत क्रियाओं पर अधिकार, अवकाश का सार्थक उपयोग, चरित्र विकास आदि शामिल किए जाने लगे। यानी कि इस शिक्षा के अंदर है ना स्वास्थ्य भी आधारभूत प्रक्रियाएँ, हमारे अधिकार, अवकाश का सार्थक उपयोग यानी कि छुट्टियाँ का सही तरह उपयोग करें, यह सारी चीज़ शिक्षा में आने लगी। इन सब के कारण अध्यापक का कार्य अधिक जटिल होता चला गया, यानी कि मुश्किल होने लग गया टीचर का कार्य, और अध्यापक बनने के लिए अधिक जानकारी और दक्षताओं की पूर्वापेक्षा की जाने लगी भी। यानी कि टीचर है ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, दक्ष होगा अपने कार्य में, इस बात की उनका अपेक्षा की जाने लगी। आज पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अपेक्षा की जाती है कि अध्यापकों के पास पर्याप्त ज्ञान हो और वे प्रतिदिन के शिक्षण कार्य में उसका उपयोग करने में समर्थ हो। अध्यापक प्रशिक्षण से आज अध्यापक के प्रशिक्षण यानी अध्यापक की ट्रेनिंग से आज यह अपेक्षा की जाती है कि किसी व्यक्ति की टीचिंग एफिशिएंसी को प्रमाणित करने से पहले पूर्व अपेक्षा के रूप में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वह व्यक्ति अध्यापक के रूप में ज्ञान कम से कम न्यूनतम आधार की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यानी कि मिनिमम लेवल हो तो उसके पास मतलब कम से कम ज्ञान जो एक टीचर बनने के लिए ज़रूरी है एटलीस्ट वो तो हो। यानी कि शिक्षण की एफिशिएंसी को शो करने से पहले यह बात सुनिश्चित कर ली जानी चाहिए कि भी टीचर बनने के लिए जो उसके पास थोड़ा सा कम से कम जो ज्ञान जरूरी है वो है कि ना। तो इसके लिए आजकल आपको पता है एंट्रेंस टेस्ट ले लिए जाते हैं,
शिक्षक से समाज और राष्ट्र की काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आज अध्यापकों से इतने विधिक प्रकार की मांग की जाती है कि उनके लिए विभिन्न समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि भी उनके लिए विभिन्न समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूर्ति करना कठिन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भी एक क्लास में अलग अलग कास्ट के बच्चे, अलग अलग संस्कृति के बच्चे जब आ जाए, मान लीजिए KVS स्कूल है, वहाँ पे ना ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे शिक्षक के लिए ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या, नाना विधि प्रविधि यानी कि अनेक प्रकार की जो टीचिंग के मेथड है, प्रणालियाँ हैं, उपागम की उपलब्धता, असंख्य विधियाँ और माध्यमों की संभावना ने अपने अपने ढंग से शिक्षण को कठिनतर बनाने में योग दिया, यानी कि कठिन बना दिया है, कठिनतर। आधुनिक समाज को ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जिनमें बच्चों की शिक्षा और देखरेख के लिए सुविज्ञ अध्यापक नियुक्त हो। हमारे समाज में जब अध्यापन को वृत्तिक दर्जा दिया गया, वृत्तिक का मतलब हुआ है यो भी एक प्रोफेशन में आया, वृत्तिक दर्जा दिया जाने लगा है। विशेषज्ञ और वृत्तिकार के रूप में अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवार्य कौशलों और अभिवृत्तियों को सीखने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी तरीकों का उपयोग करें, यानी कि बच्चों को टीच करने के लिए, बच्चों को उनमें स्किल डालने के लिए, उनको एक अच्छा एटीट्यूड देने के लिए उनके पास अच्छा प्रभावी एक इफ़ेक्टिव मेथड का यूज़ करें, उनको ये चीज़ें देने के लिए। अध्यापकों के लिए विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील और स्नेह में होना भी अपर्याप्त नहीं है, और न ही मात्र सहज बोध, व्यक्ति का भी रुचि यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट अथवा रूढ़िगत बुद्धिमत्ता पर आधारित शिक्षण का प्रयोग ही पर्याप्त है। सभी अध्यापकों का आज यह उत्तरदायित्व माना जाता है कि वे ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करें जो प्रभावी सिद्ध हुई हैं, जैसे कि चिकित्सा विधि, स्थापत्य कला जैसे वृत्तिकर्मियों से निष्पादन के मान्य सत्रों की अपेक्षा की जाती है। अध्यापकों में केवल ज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षित परिणमता ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रभावी शिक्षण पद्धतियों का चयन करने, शिक्षण रीतियों की रचना करने और उन्हें क्रियान्वित करने तथा विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाने के लिए प्रभावी दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग करने की दक्षताएं भी होनी चाहिए। उन्हें उपचारात्मक और प्रतिपूरक शिक्षण प्रदान करने की भी समर्थ होना चाहिए। उनमें अपने विद्यार्थियों के साथ स्पष्ट एवं सुनिश्चित ढंग से संप्रेषण करने, उनके सरोकारों एवं आवश्यकताओं का निर्धारण करने तथा उनके साथ स्वीकारात्मक एवं सहयोगशील अंतःक्रिया करने की योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार आज के अध्यापकों को उचित प्रतिपुष्टि, प्रबलन और पुरस्कारों के माध्यम से अपने विद्यार्थियों के अच्छे निष्पादन के लिए भी प्रेरित और अनुप्रमाणित करने की कला आनी चाहिए। उपयुक्त दक्षताओं के अतिरिक्त आज के अध्यापक से सुविचारित आयोजना के द्वारा मानवीय, भौतिक एवं सामुदायिक संसाधनों के लाभ उठाते हुए उत्पादक कक्षा वातावरण के सृजन की अपेक्षा की जाती है। साथ ही मांग के अनुसार कक्षा में गंभीर, सहज, आनंदमय वातावरण के निर्माण की अपेक्षा भी की जाती है। इसका भी ज्ञान होना चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण को कार्यान्वित की जा रही पाठ्यचर्या को उपलब्ध संसाधनों और शिक्षण विधियों को कैसे संचालित करें कि सुनकर सीखने की अपेक्षा करके सीखने को प्रोत्साहन मिले, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मेथड को प्रमोट किया जाए। किस तरह से किया जाए? विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के अतिरिक्त अध्यापक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के व्यावसायिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्य का भी संवर्धन करें। समाज विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अन्य बातों के अलावा अभिरुचियों, मूल्यों और अभिवृत्तियों का विकास करें, क्योंकि इन भावात्मक गुणों को पढ़ कर सीखने की अपेक्षा आत्मसात करने की अधिक आवश्यकता है। अतः अध्यापक बनने की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे इन तरीकों को समझे जिनके द्वारा विद्यार्थियों में इस प्रकार के भावनात्मक गुणों का विकास किया जा सके। आज की शिक्षा पद्धति जिसमें गैर औपचारिक, दूरवर्ती, मुक्त अधिगम पर निरंतर बल दिया जा रहा है, अध्यापक में ऐसी स्वतःनुदेशी पाठ्यक्रम मॉड्यूल को तैयार करने की योग्यता की अपेक्षा की जाती है जो शिक्षार्थियों में स्वाधिगम की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सके। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि प्रभावी अध्यापकों अधिगम और अधिगम के सिद्धांतों, विधियों, शिक्षण रणनीतियों, शैलियों, प्रबंधन के निर्णय आदि के पक्षों का परीक्षण, जांच और मूल्यांकन प्रविधियों का ज्ञान हो। अध्यापक
में जब ये तथा अन्य दक्षताएं और कौशल होंगे तब वे उचित एवं पर्याप्त रूप से अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रयुक्त विवेचना से आप समझ गए हो कि अध्यापकों के विकास की आवश्यकता इसलिए है कि अध्यापन का कार्य जटिल हो गया है, इसलिए हमें अध्यापक के विकास की जरूरत है। अध्यापक के लिए अपेक्षित दक्षताओं और कौशलों का निर्धारण कर लिया गया है जी, जो उनसे अपेक्षित है ना दक्षताएं भी, उनके पास कितनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कितनी स्किल होनी चाहिए, उनकी अपेक्षा कर ली गई, भी इतनी होनी चाहिए। ज्ञान आधार का गहन बोध अध्यापक को उसके कार्य में सहायता देता है, इसलिए भी अध्यापक के विकास की जरूरी है। शिक्षा से समाज और राष्ट्र की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और शिक्षण को संवृत्तिक दर्जा मिल गया है, यानी एक प्रोफेशन बन गया भैया। अब जब प्रोफेशन बन गया तो अच्छी स्किल लेकर आओ टीचर, और स्किल लेकर आनी है तो अपना डेवलपमेंट करो। अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षा के लिए सामुदायिक संसाधनों को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के तरीकों से भली भांति परिचित हो। अध्यापक का व्यक्तिक एवं सांवृत्तिक विकास किस तरह से होता है, हम ये देख ही चुके हैं कि आज के अध्यापकों को कारगर होने के लिए सुव्यवस्थित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। ऐसे समय में जब इस संवृत्तियों का यानी कि प्रोफेशन का कार्य क्षेत्र अधिविशेषीकृत होता जा रहा है, अध्यापक से बहुउद्देशीय साधक व्यक्ति होने की अधिकांश अपेक्षा की जा रही है। उदाहरण के तौर पर वकील, डॉक्टर और इंजीनियर जैसे प्रोफेशन को सुस्पष्ट और सीमित भूमिका निभानी होती है, जबकि अध्यापक से अपने वृत्ति के अंग के रूप में विविध प्रकार के क्रियाकलापों को संपादित करने की अपेक्षा की जाती है। अध्यापक का सरोकार अपने विद्यार्थियों के केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उनके नैतिक, संवेगात्मक, नागरिक, सौंदर्य, बोधात्मक और यहाँ तक कि उनके संवृत्तिपरक विकास से भी होता है। इस प्रकार अध्यापक का कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। अच्छा अध्यापक होने के लिए व्यक्ति का हृदय एवं मस्तिष्क अनेक गुणों से युक्त होना चाहिए। एक आदर्श अध्यापक में सन्यासी का चरित्र बल, विशेषज्ञ का ज्ञान एवं कौशल होने चाहिए और एक कलाकार की संवेदनशीलता और भावना के साथ उनका प्रयोग करने की योग्यता भी होनी चाहिए। यानी कि जो एक अच्छा टीचर है ना, एक आदर्श टीचर है ना, उसमें सन्यासी के समान तो चरित्र यानी कि उसका चरित्र बहुत ज़्यादा साफ स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कि विशेषज्ञ के पास एक ज्ञान होता ना अपने सब्जेक्ट का, उसी तरह उसको अपने सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके पास स्किल होनी चाहिए टीचिंग की, और उसके पास है ना एक फीलिंग होनी चाहिए, कलाकार वाली फीलिंग होनी चाहिए, और उसी फीलिंग के साथ वो अपने कार्य करे और कार्य करने की योग्यता रखता हो। ये बात बता रखी है यहाँ तक भी। स्पष्ट है कि अध्यापकों को कार्य साधक होने के लिए अपने में अनेक व्यक्तिगत गुणों और संवृत्तिक दक्षताओं को विकसित करना चाहिए। आइए प्रस्तुत इकाई में अध्यापकों के व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल तौर पर अध्यापक के अंदर के बात होनी चाहिए, के गुण होने चाहिए एवं संवृत्ति के विकास से संबंधित यानी कि उसकी प्रोफेशनल डेवलप से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। व्यक्ति गुण यानी कि एक टीचर है वो इंडिविजुअल रूप से उसके अंदर के गुण होने चाहिए जो कि उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सके। हम पहले भी कह चुके हैं कि अध्यापक को प्रभावी एवं कार्यकुशल होने के लिए अनेक व्यक्तिगत एवं संवृत्तिक गुणों से युक्त होना चाहिए। आइए कुछ ऐसे व्यक्तिगत गुणों पर दृष्टि डालें और प्रभावी अध्यापक के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षा करता है कि अध्यापक का अपने एक सुदृढ़ मूल्य तंत्र हो। यदि अध्यापक आलसी है, उसमें उत्साह और परिश्रम करने की इच्छा का अभाव है, तो अपने विद्यार्थियों के मन में इन मूल्यों को नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि जो खुद आलसी है तो अपने बच्चों को वो कैसे एक्टिव करेगा। खुद ही वो परिश्रम नहीं करता है तो बच्चों को परिश्रम का ज्ञान कैसे देगा। खुद ही उत्साहहीन है तो बच्चों में उत्साह कैसे डालेगा स्टडी के प्रति। विद्यार्थियों की प्रेक्षण दृष्टि तीक्ष्ण होती है, यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं ना ऑब्जर्व बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं, चाहे उन्हें खुद कुछ आता हो या ना आता हो बच्चों को, लेकिन टीचर को क्या नहीं आता क्या आता है वो बात वो बहुत ही अच्छे से बता देते हैं। उनमें इतनी समझदारी होती है कि अध्यापक की कथनी और करनी में अंतर को पहचान सकते हैं वो। जैसे मान लिया जाए एक टीचर है, बच्चों को कहे भी समोसे नहीं खाने चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन खुद वो खा रहा है स्टाफ रूम में बैठ के, तो विद्यार्थी की प्रेक्षण की ऑब्जर्वेशन की जो दृष्टि होता है ना तीक्ष्ण होती है, तेज होती है,
उनमें इतनी समझदारी होती है कि अध्यापन की कथनी और करने में अंतर को पहचान सके। यदि अध्यापक स्वयं धूम्रपान करता है तो उसे अपने विद्यार्थियों को धूम्रपान न करने की सलाह देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार यदि वह बेईमान है तथा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे अपने विद्यार्थियों को ईमानदार और निश्चल बनाने की सलाह देने का प्रभाव भी नहीं पड़ता, रियल में नहीं पड़ता। ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, समय पालन, स्वच्छता, समर्पण भाव, स्नेह आदि मूल्य दूसरों के व्यवहारों के अवलोकन से आत्मसात होते हैं। यानी कि जो ये सारी चीज़ें ना, ईमानदारी वगैरह, ये पढ़ने से नहीं आती, ये हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, दूसरों के व्यवहार के अवलोकन से, यानी कि उनको देख करके आत्मसात होते हैं, न कि पढ़ाए जाने से। तात्पर्य यही है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और चरित्र में इन गुणों को उतारने के लिए अध्यापक को स्वतः यानी कि खुद ही अपने विद्यार्थियों के समक्ष ऐसे आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा जो उनके लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बन सके। कहने का मतलब ये है, टीचर खुद अपने अंदर ये क्वालिटी लेगा आवे तो बच्चे अपने आप ही टीचर की इन क्वालिटी को देखकर उन क्वालिटी को अपने अंदर भी आत्मसात कर लेंगे। ठीक है, ये बात बताइए। यदि दुर्भाग्य से अध्यापक के व्यक्तित्व में ऐसा कोई दुर्गुण हो भी जो उसे स्वीकार करते हुए विद्यार्थियों में उसके दोषों के प्रति सावधान रहने की प्रेरणा भी देनी होगी। हम पहले देख चुके हैं कि अध्यापकों में कारगर होने के लिए सामान्य तो कुछ मूल्य, सकारात्मक चरित्र होने चाहिए, उन्हें यहाँ पे लिख दी होगी। अब देखो स्नेह, जैसे कि आप जानते हैं कि स्नेह एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जो प्रत्येक अध्यापक में होनी चाहिए। हम प्रत्येक अध्यापकों से आइंस्टीन जैसा ज्ञानी और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा समर्पित व्यक्ति होने की अपेक्षा नहीं करते हैं, भी आइंस्टीन जितना इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसके अंदर स्नेह तो हो। तथापि हमसे ये प्रत्येक यह चाहता है कि अध्यापकों में स्नेह की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य हो। वस्तुतः यानी कि वास्तव में इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसे अपने पास वालों से, विशेष रूप से अपने माता पिता अध्यापकों से स्नेह की कामना न हो। ठीक है, सभी ये चाहते हैं भी सभी उनसे स्नेह रखें। जैसा कोई माँ अपने बच्चे पर प्यार उड़ेलती है, उसी प्रकार अध्यापकों को भी अपने विद्यार्थियों के प्रति प्रेम एवं लगाव व्यक्त करना चाहिए। स्नेह के अभाव में यानी कि स्नेह की कमी में हम अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थियों में यह एहसास नहीं करा सकते कि हम उन्हें चाहते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। यदि वे अपने आप की पूरी तरह वांछित और अंगीकृत महसूस नहीं करते हैं तो वे विषाद की भावना से घिरे रहेंगे, यानी कि उसमें आक्रोश पैदा हो जाता है, तुमसे जलने लगेंगे, टीचरों से बच्चे चिढ़ने लगेंगे अगर टीचर से नहीं दिखाता है तो, जिसके कारण कक्षा में और एक क्रियाकलापों के प्रति वे उदासीन हो जाएंगे। यानी कि क्लास में जो भी आप करवाओगे ना एज ए टीचर, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे। भागीदारी न कर पाने के परिणाम निम्न निष्पादन होगा, यानी कि वो अचीवमेंट नहीं कुछ कर पाओगे, ना कुछ परफॉर्म कर पाओगे, और कम परफॉर्म करने के कारण विद्यार्थी अपने आप को व्यवस्था से अलग थलग कर लेगा, यानी कि कक्षा अलग थलग कर लेगा अपने आप में। सहानुभूति एक तो होना चाहिए स्नेह, सहानुभूति भी होनी चाहिए, भी पढ़ लियो या कुछ भी ना। सहानुभूति एक अन्य ऐसा गुण है जिसकी अध्यापक को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यह गुण अपने विद्यार्थियों की समस्याओं से तथा उनके समायोजन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों से जोड़ेगा। सहानुभूति एक ऐसा अन्य गुण है जिसकी अध्यापक को सर्वाधिक जरूरत होती है। यह गुण आपको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं से और उनके समायोजन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों से जोड़ेगा। इस गुण के द्वारा आप अपने विद्यार्थियों को संवेगात्मक एवं बौद्धिक दोनों ही स्तरों पर बेहतर ढंग से समझ सकेंगे अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो। बच्चों की नज़र से दुनिया देखने के लिए आप में काफ़ी संवेगात्मक लचीलापन होना चाहिए, यानी कि इमोशन, जो आपके इमोशन है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सहानुभूति आपको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ बनाती है। इससे आप में ऐसी वांछनीय समझ उत्पन्न होती है जिससे आप रूढ़िबद्ध सोचों में ढलने और पूर्वाग्रह से बच सकेंगे तथा अपने विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में लाए बिना उन सब से समान व्यवहार कर पाएंगे। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में लाए बिना का मतलब ये है विद्यार्थी का के बैकग्राउंड है, अमीर है, गरीब है, उनको इस चीज़ को ध्यान में लाए बिना आप उनसे समान व्यवहार कर सकेंगे अगर आप सहानुभूति रखते हैं तो। इसके अतिरिक्त सहानुभूति के द्वारा आप बेहतर ढंग से यह भी समझ पाएंगे कि बच्चों का मन किस प्रकार कार्य करता है, जिससे आप अपमानजनक शब्दों का प्रयोग और चोट पहुँचाने वाले कार्य नहीं करेंगे। ठीक है।
सरोकार और प्रतिबद्धता भी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। सरोकार हो भी कार्य के प्रति लगन, कार्यों के प्रति सच्चा सरोकार यानी कि सच्ची लगन, और प्रतिबद्धता होता है जवाबदेही। ऐसे अन्य दो गुण हैं जिसकी सामान्यतः अध्यापकों से अपेक्षा की जाती है। आपको अपने विद्यार्थियों के विकास के प्रति उसी प्रकार समर्पित और संबद्ध होना चाहिए जैसे कि सामान्यतः माता पिता होते हैं, और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें उनकी समृद्धि और विकास के लिए अवसर प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। याद रखें कि सुधार कदाचित ही यानी कि कभी कभी ही अपने आप होते हैं। अधिकांश यह सोच विचार कर किए गए प्रयत्नों से संभव होते हैं। बच्चे के मन तक पहुंचने के लिए आपको उसके दिल पर अधिकार पाना होगा। बच्चा ठीक महसूस करने पर भी ठीक ढंग से सोच पाता है, ठीक ढंग से महसूस करने पर ही ठीक ढंग से सोच पाता है। अतः यदि आप बच्चों के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं तो आपको अस्वीकरण की अपनी अभ्यासिक भाषा को भुलाना होगा और स्वीकरण की नई भाषा को अपनाना होगा। स्वीकरण का मतलब बच्चा जैसा भी हो उसको पहले तो स्वीकार करो। भी बच्चा कमज़ोर है तो उसको वैसा ही कमज़ोर स्वीकार करो। अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हो तो आप उसको पढ़ा के उसको अच्छा भी बना सकते हो। अगर आप पहले ये को तेरे को तो कुछ नहीं आता, नूनी तू तेरे बस की ना कुछ, तो फिर वो बच्चा भी कुछ नहीं कर पाओगा, ये क्योंकि आप उसको पहले स्वीकार ही नहीं कर रहे। बच्चों के साथ आपका बात करने का ढंग उसके प्रति आपकी भावना को प्रकट करता है। उसके प्रति आपकी क्या भावना उस चीज़ को प्रकट करता है। ऐसे कथन जो बिना सोचे समझे व्यक्त किए गए हों उसके आत्मसम्मान और आत्ममहत्व को प्रभावित कर सकते हैं। यदि आप अपने विद्यार्थियों की समृद्धि के बारे में ईमानदारी से समर्पित हैं, ये समृद्धि यानी कि उसका विकास करने के लिए ईमानदारी से समर्पित हैं और संबंध है, तो आपको अपनी बातचीत में ऐसी असंगत बातों को निकाल देना चाहिए जिनके कारण बच्चा अपने प्रत्यक्षण के प्रति शंकित हो उठे, ताकि बच्चा अपने प्रत्यक्षण का मतलब अपने आप को किस तरह से देखता है, अच्छा देखता है बुरा देखता है, उसके प्रति उसको संग देना। अपनी भावना के बारे में चर्चा नहीं कर पाए और उसे अविश्वास उत्पन्न हो जाए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। टीचर को बच्चों से कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा अपने आप को नेगेटिव समझे, अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाए और उसमें अविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए उसका। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए टीचर को। यथासंभव यानी कि जितना संभव उसके अपने विद्यार्थियों पर दोषारोपण करने और उन्हें लज्जित करने, उन पर हुक्म चलाने और रौब जमाने और उनका उपहास यानी कि हंसी उड़ाने और अनादर करने से बचें। देखिए मत करो उनका अनादर। उनके कल्याण के प्रति वास्तविक सरोकार और प्रतिबद्धता से आप ऐसा कर पाएंगे। यदि आप वास्तव में उनका सरोकार चाहते हैं और उनके प्रति जवाब दें तो आप निश्चित रूप से इन जो बुराई हैं उनको अपने अंदर से हटा पाएंगे। साथ ही यदि आप अपने विद्यार्थियों के कल्याण में सचमुच रुचि रखते हैं तो आपको विश्वसनीय कृत्रिमनिश्चल होना पड़ेगा। ठीक है, जब आप स्वयं धैर्यहीन हैं तो आप धैर्य रखने का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप अप्रिय भाव से युक्त हो तो अच्छा बर्ताव दिखाने का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रबुद्ध हो और आपको अपने बारे में तथा अपने विद्यार्थियों के बारे में उचित जानकारी है तो आपको अपने क्रोध या अधीरता से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस शर्त है कि आपने क्षति पहुँचाए बिना उन्हें व्यक्त करना सीख लिया हो। आपको दूसरों को अपमानित किए बिना क्रोध व्यक्त करने की कला में दक्ष होने की आवश्यकता है। यानी कि एक टीचर में इसी क्वालिटी होनी चाहिए भी दूसरों को लज्जित किए बिना अपना क्रोध व्यक्त कर दे। जैसे कि मैं मान लिया जाए एक बच्चा काम नहीं करता, अभी उसको कुछ नहीं आता, तो मान लिया आपने सवाल समझा दिए और कल भी वो बच्चा सम नहीं करके ले गया मैथ के जमा घटा गुणा के, तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए आप उसको अपमानित करे बिना भी तन तो कुछ नहीं आता, तो बेशर्म है, तू तो कुछ नहीं करता, तन तो जीरो है, जीरो नल बटा नल है, ये बात कहे बिना आप किस दूसरे तरीके से अपना क्रोध व्यक्त कर सको। इस प्रकार की कला में भी आपने दक्ष होने की ज़रूरत है। एज ए टीचर आप उसका या उसके परिवार का अपमान न करें। आपको उसकी असफलताओं के बारे में निराशाजनक चेतावनी या भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए।
यानी कि निराशाजनक यानी कि भविष्यवाणी का मतलब ये है अभी बच्चे का नू नहीं कहना चाहिए तू तो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकता और कर दे तो मेरे तो राज ये जा, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के पूर्व कथन की यह सब तुम्हें कहाँ ले जाएगा, बच्चों के लिए अनिष्टकर हो सकते हैं। अतः अध्यापक के नाते आपको यह रहस्य जानना होगा कि भिन्न महसूस करते हुए भी आप किस प्रकार विश्वसनीय और अकृत्रिम बने रह सकते हैं। अब ये देखो भी एक टीचर के अंदर के हमने ये 5-7 बातें पढ़ी हैं। एक तो स्नेह होना चाहिए, खुद टीचर स्वच्छता का पालन करे भी, जो भी कुछ रैपर वगैरह खावे, जो भी सामान खाओ तो उसका रैपर वगैरह खुद डस्टबिन में डालें ताकि बच्चे भी उससे सीखें। समर्पण भाव होना चाहिए, ठीक है, समय का पालन करें, निष्ठा होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, और पीछे हमने सहानुभूति होनी चाहिए। ये चीज़ ये इंडिविजुअल तौर पे एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा टीचर लग रहा है अभी, थोड़ा स्टाइलिश में बाल ऊपर कर रहा है, जल जुल लगा कर देखिए, रहने दे। वैसे इस तरह तो नहीं बनकाना चाहिए टीचर ने, जल जुल लगा के बाल ऊपर करके, ठीक है। विनोद प्रियता, विनोद का मतलब होता मनोरंजन, मनोरंजन प्रिय हो, मतलब क्लास में जो टीचर है वो क्लास में मनोरंजन के द्वारा टीच करे, नू नहीं पढ़ा पढ़ा का बच्चा ने बोर करे रखे अभी थोड़ी, तो भाई बच्चा ना हंसाओ भी, खिलवाओ भी, पढ़ाओ भी। बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, आते ही क्लास में टैं टैं करने लगते, टै टै चा 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 करते रहते और अपना गीत सा गा कर जाते रहे, बच्चा को समझ में आओ चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि है ना एक रिसर्च से पता चला है कि लगातार बच्चा सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ सकता है। लगातार कॉन्टिन्यूस बच्चा 10 से 15 मिनट ही पढ़ सकता है। अगर उसको बीच में उस 15 मिनट 10 मिनट के बाद बीच में कुछ अलग बातें जो उसको अच्छी लगती है, कोई जोक वगैरह कुछ हंसी की बातें कह दी जाएं, तो फिर बच्चा क्या है ना वो अच्छे से सीखता है। यानी कि कॉन्टिन्यूस बच्चा 15 मिनट पढ़ता, तो इसलिए विनोद प्रिय होना चाहिए, विनोद प्रिय, उबाऊ नहीं होना चाहिए। कोई मजाक, कोई प्रयासपूर्ण कथन है विद्यार्थियों को जो आनंदित कर सकता है, ऐसे ऐसे बीच में बोलने चाहिए। देखो मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, सुन लेना, पढ़ने से आंखें ख़राब होती है इसलिए मैं आपको। और ये स्पेशल जो भी ये प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं उनको फ़ोन कम देखना चाहिए, इसलिए मैं ये आपको पढ़ पढ़ के सुना रही, आप उसको सुन लेना। अध्यापकों में विनोद प्रियता होनी एक अच्छी विशेषता है। जब हम भिन्न, अप्रत्याशित और बेमेल रूप से तत्वों का संयोजन करते हैं तो विनोद उत्पन्न होता है। आपको अध्यापक के रूप में विचारों, अवधारणा और संबंधों से सहज खिलवाड़ करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। इसी प्रकार आपको तत्वों को असंभव समीपता में प्रस्तुत करने की योग्यता होनी चाहिए। इन सब से आपकी कक्षा में विनोद का वातावरण उत्पन्न होगा। कोई मजाक या कोई प्रयासपूर्ण कथन विद्यार्थियों को आनंदित कर सकता है और उनकी ऊब भगा सकता है। इससे हंसी या उनके होठों पर मुस्कान आ सकती है जिससे उनका मन हल्का महसूस कर सकता है। इस प्रकार प्रबुद्ध अध्यापक के हाथों में विनोद एक अच्छा उपकरण सिद्ध हो सकता है। इससे वह कक्षा में जीवन ला सकता है और तनाव रहित वातावरण उत्पन्न कर सकता है। तथापि ध्यान रखें कि विनोद किसी एक विद्यार्थी, विनोद का मतलब मजाक मजूक हर्षोल्लास, विनोद किसी एक विद्यार्थी को लेकर न किया जाए। बच्चों को असावधानी में पीड़ा न पहुंचाए। कटाक्ष करने से बचे, मतलब नू नहीं है मजाक उड़ा तो तुम बच्चा का है मजाक उड़ान लाग जो भाई, तेरा तो जुगर मान लेगा बच्चा ऐसा क्लास में गंजा होकर है, नू नहीं भी उसका मजाक उड़ान लाग जाएगा, टोले टाले मारने लाग जाएगा सर में गंजे में। ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। यानी कि एक बच्चे को लेकर मजाक ना उड़ा जाए, मतलब कुछ ऐसा बात कही जाए अभी किसी कक्षा के बच्चे को बुरा भी ना लगे और वो मजाक ही रहे। इस बात का सदा ध्यान रखें कि अध्यापक का कार्य इलाज करना है, चोट पहुंचाना नहीं है। आपको कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कमिटमेंट या स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जो किसी बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ठीक है। अन्य अभिलक्षण, इसके अलावा और कौन कौन से अभिलक्षण है? प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि अध्यापकों में स्वच्छता, समय पालन, ईमानदारी जैसे कुछ अन्य व्यक्तिगत गुण हो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अध्यापक से बुद्ध या महावीर जैसी पुण्यात्मा ईमानदार होने की अपेक्षा करते हैं। फिर भी ऐसे मूल्य की विद्यमानता से यानी कि होने से अध्यापक उन्हें अपने विद्यार्थियों में उसी प्रकार संप्रेषित करने में समर्थ हो सकेगा जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को
प्रज्वलित कर उसी के समान प्रकाश प्रदान करता है। अतः हमें यह गुण होने चाहिए ताकि आप अपने विद्यार्थियों को ईमानदार, समयनिष्ठ, सत्यवादी होने के लिए अनुप्रमाणित कर सकें। करुणा को करुणापूर्ण व्यवहार से सिखाया जा सकता है। सौंदर्य शास्त्र को अरुचिपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। इसी प्रकार दयालुता, ईमानदारी, सत्यवादिता आदि इन्हीं लोगों से सीखी जा सकती है। तो बच्चे भी तो इसलिए बच्चों की आप टीचर हो, आपके अंदर भी दयालुता, ईमानदारी, सत्यवादिता होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को बच्चा दूसरों से सीखता है जो अपनी अंत्यक्रियाओं में इन सद्गुणों को प्रतिबंधित करते हैं। आप व्याख्यान द्वारा सद्गुणों की शिक्षण नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे तैरना और साइकिल चलाना व्याख्यान द्वारा नहीं सिखाया जा सकता, उसी प्रकार से जो योग पर बताए गए ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये पढ़ के नहीं सिखाए जा सकते। इनको एज ए रोल मॉडल प्रस्तुत करना पड़ता है एक टीचर को, तो बच्चे इनको टीचर को देख के अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। इन्हें तो स्वानुभाव से ही सिखाया जा सकता है। सदाचारी अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को इन मूल्य के लिए अनुप्रमाणित कर सकता है। इकाई के इस अनुभाग में हमने देखा कि अध्यापक को प्रभावी होने के लिए स्नेह होना चाहिए। सहानुभूति मतलब बच्चों से सहानुभूति रखे भी, वे जैसे भी उनको स्वीकार करें, अच्छे हैं बुरे हैं तब जाकर उनको सिखाएं, उनका हंसी मजाक न उड़ाए। सरोकार होना चाहिए भी, सिखाने के लिए पूरी निष्ठा होनी चाहिए आपके अंदर। समर्पण भाव होना चाहिए भी, अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। विनोद प्रियता यानी कि बीच बीच में मनोरंजन करवाते रहना चाहिए। ऐसे अनेक व्यक्ति गुणों से युक्त होना चाहिए। हमने यह भी देखा कि इसमें अधिकांश विशेषता गुण सिखाए नहीं जाते, विकसित किए जाते हैं। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अध्यापक को चाहिए कि जो विद्यार्थी अध्यापक बनने की क्रिया से गुजर रहे हैं वे इन गुणों को अर्जित करने के लिए सुविचारित प्रयास करें ताकि वे अधिक कार्यकुशल और प्रभावी बन सकें। ये तो थे भी व्यक्तिगत गुण। ये देखेंगे अध्यापकों का सांवृत्तिक विकास क्या होता है, अभी जो उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में देखेंगे कितना दे रखा है। अभी पूरा ही बाथा बांध रखे। देखो भी क्या होता है संवृत्ति का मतलब है सीधा मान लियो कि उसका काम है, प्रोफेशन है, जिसका उन्हें पीछे मिला। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि अध्यापकों में अपना कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए अनेक व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल विशेषकों के साथ साथ स्मृतिक दक्षताएं भी होनी चाहिए। पूर्ववर्ती अनुभाग में हमने अध्यापक के कार्य में सहायता करने वाले विविध व्यक्तिगत विशेषकों यानी कि एक टीचर होने के नाते उसके पास खुद के क्या गुण होने चाहिए उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए अब वो भी एक टीचर है, वो इसका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के लिए उसके अंदर क्या दक्षता होनी चाहिए उनके बारे में पढ़ेंगे। अध्यापक होने के नाते आवश्यक है आप में शैक्षणिक स्तरों की योजना बनाने। जो भी आप टीचर हैं तो आप जो शैक्षणिक स्तर होते हैं ना, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर है वो होते हैं सत्र, उनकी योजना बनाओ भी इस सेमेस्टर में इस तरह तो मैं काम करवाऊंगी नू करवाऊंगी। ठीक है, उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री तैयार करने भी, अपना कंटेंट मैटर किस तरह का तैयार करना, वो समूह और व्यक्तिक सापेक्ष शिक्षण संचालित करने भी, समूह में भी आप टीच कर सको, एक इंडिविजुअल रूप से बच्चे टीच कर सको। विद्यार्थियों की प्रगति का निर्धारण करने की कुछ स्किल होती है, वे दक्षताएं होती है, वे आपके अंदर होनी चाहिए, आपके शिक्षण के अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार आप में निदानात्मक का मतलब क्या हुआ है, बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं उनको ढूंढना कहलाता है निदानात्मक। और मूल्यांकन, निदान का मतलब बच्चे को भी हमने पाठ पढ़ा दिया और बच्चा कहाँ पे कमी है उसके अंदर, उसको किस तरह से आप पता लगाएंगे, टेस्ट के द्वारा लगाएंगे, मौखिक क्वेश्चन के द्वारा लगाएंगे, उसके बारे में पता करने के बारे में भी आपके पास स्किल होने चाहिए। इसी प्रकार आप में निदानात्मक और मूल्यांकन कौशल की पर्याप्त समझ हो जिससे आप विद्यार्थियों के व्यवहार से संबंधित आधार सामग्री का संग्रहण और विश्लेषण कर सके। विद्यार्थियों के विकास के मापन के लिए उपयुक्त उपकरणों की अभिकल्पना कर सके, उनका निर्माण कर आवश्यकतानुसार प्रयोग भी कर सके। इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों की वस्तुनिष्ठ व्याख्या भी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ का मतलब अपने तौर से, अपने तरीके से। आप में अपेक्षित संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। अपेक्षित संप्रेषण यानी कि कन्वर्सेशन स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेट करने की स्किल होनी चाहिए बच्चों से। ये नहीं आड़ा कड़ा जागा ना क्लास में लाग जो हरियाणवी ठोकन, मतलब नू है अभी बच्चों के अंदर अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बच्चों से इंटरेक्ट करने की। आपको कुछ अनुमान हो गया है कि अध्यापकों में अपेक्षित सांवृत्तिक कौशलों से हमारा क्या अभिप्राय है। अध्यापकों विद्यालय में विविध कार्यों के लिए तरह तरह के कौशलों की आवश्यकता होती है।
नीचे दिए गए स्थान पर आप ऐसे कुछ कौशल एवं दक्षताओं का उल्लेख कीजिए जो आपके विचार से अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वृद्धि होगी। देखो अगर मैं हो तो मैं क्या लिखूँ भी, उसके पास टीचिंग की स्किल होनी चाहिए, टीचिंग मेथड उसको यूज़ करने आने चाहिए। ठीक है, जो टीचिंग के इक्विपमेंट है उनको यूज़ करना आना चाहिए। उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, 5 में हम पढ़ सकते हैं भी एज अ टीचर उसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल हो। ठीक है, उसके पास साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो ताकि वो बच्चों को समझ पाए, उनके स्तर पर जाकर उनको सीख पाए उनमें। फिर ये तो वही आ गई ऊपर वाली पेडागोजी स्किल हो भी, पेडागोजी का ज्ञान हो उसके पास। ठीक है, और चाइल्ड साइकोलॉजी का भी एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी बोल रही हूँ मैं, ये क्यों नहीं साइकोलॉजी। आपकी सूची में कौशलों के अतिरिक्त समवर्ती कौशल हो सकता है, जैसे कक्षा शिक्षण की योजना बनाना, उसकी तैयारी करना, कक्षा का प्रबंध किस तरह करना, शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन किस प्रकार से करना है, विद्यार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन किस तरह से करना है, अभिभावकों से संपर्क करना आदि ये चीज़ें हो सकती हैं। प्रभावी अध्यापक होने के लिए सर्वप्रथम आप में ज्ञान होना चाहिए, विशेष रूप से उन विषय के संबंध में जिनके लिए आप अध्यापक के रूप में नियुक्ति की हुई है। यदि अपने विषय में क्षेत्र में यथेष्ट दक्षता का आप में अभाव है तो आप विश्वासपूर्वक अपने विद्यार्थी का सामना नहीं कर पाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस से उन्हें टीच नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपेक्षित अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट, कौशलों और अभिव्यक्तियों के अधिगम के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। अतः आपसे यह सर्वप्रथम यह अपेक्षित है कि उसके पास अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित ज्ञान आधार हो। यदि आपको अपने में प्रत्याशित विषय वस्तु प्रवीणता का अभाव दिखाई देता है तो आपको यथाशीघ्र आधारभूत विषय वस्तु का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आधारभूत ज्ञान आधार के अतिरिक्त आपको विधि और साधनों, शिक्षार्थियों और उनके अभिलक्षणों, शैक्षिक उद्देश्य आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। आप यानी कि शैक्षिक उद्देश्य में मतलब टीच करने के ऑब्जेक्टिव है, यह बात होनी चाहिए। विद्यार्थियों के गुण हो, कि उनके अभिलक्षण हो, किस एज में किस तरह से क्या व्यवहार करते हैं, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप ज्ञान आधार के विविध तत्वों में जितने अधिक प्रवीण होंगे उतनी ही अध्यापक के रूप में आप अपने कार्य से संबंधित अपना जो उत्तरदायित्व है उसको निभाने में अधिक समर्थ होगे भी। केवल अपने विषय और उससे संबंधित क्षेत्रों के ज्ञान से ही कोई प्रभावी नहीं बन जाता है। इसके साथ अध्यापक को योजना बनाने, तैयारी करने, व्यवहार में हस्तक्षेप करने और शिक्षण करने जैसे कुछ व्यावसायिक कौशलों का विकास करना भी जरूरी हो जाता है। आपको इस योग्य होना चाहिए कि आप विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कर सकें। आप में प्रभावी शैक्षणिक पद्धतियों के चयन और उपयुक्त दृश्य साधनों के उपयोग की योग्यता भी होनी चाहिए। आपसे यह भी अपेक्षित है कि सुनिश्चित उपचारात्मक और प्रतिपूरक और यथार्थवादी शिक्षण विधियों के उपयोग के द्वारा शिक्षार्थियों के अधिगम को सुसाध्य बनाएंगे। आप में परिचर्चा तो समझते ही होंगे, वाद विवाद, श्यामपट्ट आरेखन, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं, इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं भी, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा संप्रेषण यानी कि बातचीत करने की भी योग्यता होनी चाहिए। स्वर अनुकूल, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर के प्रश्न पूछने की योग्यता की भी आपसे अपेक्षा की जाती है, यानी कि जिस तरह का भी भाव हो उस तरह से अपनी आवाज़ को उतारना चढ़ाना भी, जोश की बात हो तो जोश में, गुस्से की बात हो तो गुस्से में क्वेश्चनिंग करना, ये वगैरह वगैरह ये भी आप अपेक्षा की जाती है। विद्यार्थियों की परिचर्चा में इस प्रकार सम्मिलित करेंगे कि वे स्वयं खोज करने में सफल हो सकें। विद्यार्थियों को परिचर्चा में इस प्रकार सम्मिलित करेंगे कि वे स्वयं खोज करने में सफल हो सके। इसके अतिरिक्त आप में ऐसी निर्देशात्मक सामग्री की रचना करने की भी योग्यता होनी चाहिए जो विशेष स्पष्टीकरण तथा परिपूरक सामग्री के रूप में प्रयोग की जा सके। ठीक है, यह बात बताइए। काफ़ी लंबा चल गया भी सेशन, तो कोई नहीं, इन्हें पढ़ना होगा तो वे पढ़ जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। इसके अलावा देखो अध्यापक में एक अन्य अपेक्षित दक्षता है अंतर्व्यक्तिक कौशल, यानी कि अपने अंदर जो स्किल है वो भी अध्यापक के होने चाहिए। अध्यापक के नाते आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप अपने विद्यार्थियों को सरोकार आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए विद्यार्थियों के प्रति मुक्त एवं स्थिर अभिवृत्ति अपनाते हुए अनुक्रिया करने के लिए उनके साथ व्यवहार करते समय आत्मविश्वास प्रदर्शित करें तथा अनुकूल अंत्यक्रिया करने के लिए
उनके साथ स्पष्ट और सुनिश्चित ढंग से संप्रेषण करने की योग्यता विकसित करें। इस प्रकार उनके साथ उदारतापूर्वक, प्रभावी और निष्पक्ष रूप से व्यवहार करने से उनमें दृढ़ आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सफल हो सकेंगे। संगठनात्मक दक्षता अध्यापक की एक संपत्ति है। संगठनात्मक दक्षता का मतलब है एक समूह में मिलकर कार्य करना। आप में कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने तथा विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितनी भी चीज़ उपलब्ध है अभी अपनी लाइब्रेरी में या फिर और कहीं पे, उन सारा का यूज़ करके किस तरह से आप अपनी टीचिंग में इम्प्रूव कर सको, या योग्यता होनी चाहिए। समूह गतिकी का बोध कक्षा प्रबंधन में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। व्यक्ति सापेक्ष समूह तथा अध्यापक केंद्रित शिक्षण प्रविधियों का अच्छी जानकारी आपके कार्य को सहज बनाएगी। ठीक है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण किस तरह से होता है। इसके अतिरिक्त आप में पुस्तकालय संसाधन जैसे शब्दकोश, विश्वकोश, पुस्तकालय, कैटलॉग, एटलस, मानचित्र आदि के प्रयोग में विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। भी किस तरह का एटलस है, किस तरह का पुस्तकालय का कैटलॉग में किस तरह से वहाँ पे जाके बुक ढूंढनी है, आपकी शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, आपका विश्वकोश, ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आपको साक्षात करने, नोट बनाने, संदर्भ सामग्री का उपयोग करने जैसी सूचना संग्रहण कौशल में भी समर्थ होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों को अनुप्रमाणित एवं अभिप्रेरित करने की योग्यता अध्यापक की एक अन्य महत्वपूर्ण संपत्ति है। अध्यापक के नाते आपको यह जानना चाहिए कि अधिगम में यानी कि लर्निंग में जो बच्चे लर्न करने उसमें मुख्य बाधा डर है। ठीक है, अधिगम में जो मुख्य बाधा ना वो बच्चा का डर है, असफलता का डर, आलोचना का डर, मुख्य प्रतीत होने का डर, मूर्ख प्रतीत होने का डर, ये बच्चों को डर लगे रहते हैं, इसलिए उसकी लर्निंग में बाधा पड़ती है। अध्यापक को गलतियों को बर्दाश्त करना आना चाहिए, यानी कि जो बच्चा गलती कर रहा हो वो बर्दाश्त करना आना चाहिए, यानी देगा थप्पड़ करते, मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट को बिल्कुल ही ज़्यादा अवॉइड किया जाता है। उसे अधिगम के लिए विद्यार्थियों द्वारा संबोध प्रयास मानना चाहिए। विद्यार्थी की भर्त्सना करने के बजाय यानी कि उनकी बेइज्जती करने के बजाय अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के विशेष गुणों का पता लगाना चाहिए और उसकी समृद्धि यानी कि उसकी डेवलपमेंट और विकास के संवर्धन के लिए उन्हें अपेक्षित अवसर एवं अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। केवल इस प्रकार के अभिमुखीकरण और अभिप्रेरणा से आप इन्हें आत्मसिद्धि की ओर ले जा सकते हैं। इन सब दक्षताओं के आधारित अध्यापक निदान मूल्यांकन कौशल का भी होना चाहिए। उस विद्यार्थी आधार सामग्री का संज्ञान करने, कक्षा में विद्यार्थियों के दुराचार का विश्लेषण करने तथा उनके कारणों का निर्धारण करने की योग्यता होनी चाहिए कि बच्चे ये जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, उन्हें उसका सुनिश्चित करने की योग्यता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा उसे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत पूर्वव्रत का मूल्यांकन करने और उसके व्यवहार परक लक्षणों को पहचानने में समर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापक में यह योग्यता भी हो कि वे विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मापन के लिए उपयुक्त उपकरणों की भी कल्पना, उनका विकास प्रयोग कर सके और इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष वस्तुप्रत व्याख्या भी कर सकें। संक्षेप में हम कह सकते हैं अध्यापक होने के लिए अनेक व्यक्तिगत गुणों और व्यावसायिक दक्षताओं को विकसित करना होता है। उनमें इन सभी के स्वतः ही विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वह अध्यापक के रूप में प्रभावी सिद्ध हो सके। प्रभावी सिद्ध होने के लिए अपेक्षित जागरूकता, ज्ञान, कौशल अभिवृत्ति का विकास कर सके। जय हिंद, जय भारत। सो टुडे आई हैव लर्नड अबाउट टीचर डेवलपमेंट एंड हियर we have studied that what is the individual and professional quality of a teacher that help to learn in a better manner to their students in the classroom. Okay, bye bye.